तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला परीक्षा भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। 8 मार्च सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आज सुबह हमने डाल दिया था, जहां पर एक दीदी के 170 नंबर आए थे और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में भेजे थे। तो इस वाली शिफ्ट में आज हमको टॉपर एक और मिली है, 172 नंबर है, 161 नंबर है और 141 नंबर है। इन तीनों लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं। उन प्रश्नों का आज हम आपको सॉल्यूशन कराने वाले हैं और इनके नंबर भी आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। नोटिफिकेशन बेल भी आपको जरूर दबा लेना है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें जिन लोगों ने आज हमको प्रश्न भेजे हैं। सबसे पहले आसमा खां दीदी, इन्होंने इनके सुबह भी आपको हमने बताया था, सुबह वाली शिफ्ट में इनका एग्जाम था और इनके 170 नंबर आए हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इन्होंने हमारे नोट्स भी लिए थे और उन नोट्स की मदद से इनके 170 नंबर आए हैं, इन्होंने कहा भी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए रागिनी गुप्ता जी हैं, इनके थैंक यू सो मच सर, आज मेरा एग्जाम था और मेरे 172 नंबर आए हैं। रागिनी गुप्ता जी आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। ये दोनों लोग तो भाई सिलेक्टेड हैं, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है, एक और दीदी हैं, देखिए हेमा जी हैं, इन्होंने कमेंट किया था सर आज मेरा पेपर था, मैंने आपकी सारी यूट्यूब वीडियो देखी है और यूट्यूब पीडीएफ ली थी, 161 नंबर इनके आए हैं। आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। इन लोगों ने प्रश्न भेजे हैं, तो चलिए उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो सुपर सिलेक्शन नोट्स उपलब्ध हैं सक्सेस जंक्शन के। जो नोट्स लेकर के ये दीदी 172 नंबर ले आई हैं, 171 नंबर लेकर के आए हैं, 170 नंबर लेकर के आ रहे स्टूडेंट, वो सारे नोट्स अभी भी उपलब्ध है। अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं कि हाँ सर हमको नोट्स भेज दीजिए, हम मेहनत करेंगे, ठीक है, 7 से 8 घंटा डेली पढ़ेंगे, तो आप अभी भी नोट्स लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं और अभी भी आप उन 660 लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। ये नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। क्या करना है आपको, ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी स्कैनर पर आपको 199 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट की स्क्रीनशॉट ये नंबर दिया गया है, देख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 7052547003, इसी नंबर पर आपको सेंड कर देना है। आपको नोट्स तुरंत की तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे। नहीं तो एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, वहाँ पर टाइमिंग दी रहती है, इतने बजे आपको अगले बार नोट्स सेंड किए जाने वाले हैं। जैसे कि अभी हम जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अभी हमने डीपी लगा रखी है कि भैया 10 बजे के बाद में नोट्स सेंड किए जाएंगे, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक एक व्यक्ति को हम नोट्स भेजते हैं, चाहे रात को 12 बज जाए हमको नोट्स भेजते भेजते, लेकिन एक एक व्यक्ति को नोट्स भेजते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, आपके पास में आपके नोट्स पहुंच जाएंगे। आप बस पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और वेट कीजिए, रात को 12 बजे पहले पहले आपके पास में नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के रहिए, सबके पास में नोट्स पहुंचते हैं और नोट्स से सिलेक्शन हो रहा है। ये आपको हमने यहाँ पर प्रूफ भी दिखा दिया है, इन लोगों ने नोट्स दिया था जिन लोगों के अच्छे खासे नंबर आए हैं। चलिए भाई, अब आज शुरू करते हैं। भाई जिन लोगों ने हमारे पास प्रश्न भेजे हैं, काफ़ी सारे प्रश्न आ गए हैं, तो एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे और दिखाएंगे कि नोट्स से कितने प्रश्न आए हैं और कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जाम एनालिसिस से सेम टू सेम हूबहू रिपीट हो रहे हैं। पहला ही प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। सबसे पहले वाले पेपर में फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन यही हमने आपको बताया था और देखिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है। तो भाई प्रश्न रिपीट होंगे, परेशान मत होइए। एग्जाम एनालिसिस एक एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आप हमारा देख करके चलिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। हेमरेज अगर दिया गया तो हेमरेज आपको ऑप्शन लगाना है, और अगर दिया गया है कि रक्त का थक्का न जमना तो ये आपको लगाना है। आपको पता है विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गई है कहीं पर और यहाँ से ब्लड बहने लगा है, अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो यहाँ पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है ना, रक्त का थक्का ना जमने से ये ब्लड लगातार बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये विटामिन के की कमी की वजह से होता है। तो रक्त संबंधी जितने भी रोग होंगे अगर ऑप्शन में दिए गए हैं और विटामिन के बारे में पूछा तो आप वही आंसर लगाएंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन के की कमी से रक्तस्राव, जिसे हम BKDB कहते हैं, हो जाता है। इसे पहले नवजात शिशु की रक्तस्रावी बीमारी HDNB के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले क्या होता था कि जो गर्भवती महिला है उनमें विटामिन के की कमी अगर हो जाती थी तो रक्त बहता रहता था डिलीवरी के टाइम पे और उनको समस्या हो जाती थी जच्चा और बच्चा दोनों को। तो पहले इसको HDNB कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको BKDB कहा जाने लगा। ठीक है, यह एक रक्तस्राव की समस्या है जो कुछ नवजात शिशुओं में जीवन के पहले कुछ दिनों में होती है या जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, आप सबको पता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, विटामिन के की कमी से होने वाले रक्तस्राव के लक्षण क्या है देख लीजिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपकी दिमागी समझ के आधार पर बहुत
बहुत प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहली बात तो जिन्होंने तैयारी नहीं भी की है उनको भी नहीं घबराना है। एग्ज़ाम देने जाइए, कूल माइंड से होकर के जाइए, ठीक है ना। अच्छे से आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालीफाई करके आएँगे। जो लोग यहाँ पर मेंटली टेंशन लेकर के जा रहे हैं, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। या तो वो अपना, अब एक दीदी का मैसेज आया था, सर मैं आधार कार्ड घर पे भूल गई थी, फिर मुझे वापस घर पे आना पड़ा आधार कार्ड लेने। चलिए, आज आपका तो उसी शहर में मान लीजिए घर था या नज़दीक में था, तो आप आधार कार्ड लेने चली जाएँ। कहीं अगर दूर से आप गए होते फिर क्या होता, आधार कार्ड निकलवाने जाते, आपका दिमाग टेंशन में रहता, दौड़ भाग में समझ लीजिए 5 से 10 नंबर कम हो जाते, ठीक है। तो बिना टेंशन लिए आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएँगे तो 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा करके आएँगे। हाँ ठीक है सर, मैंने जितना पढ़ा है बहुत पढ़ा है, मैं खुद में कॉन्फिडेंस हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो बस फिर आप टेंशन फ्री होकर के जाइए, ठीक है। फिर भी कोई समस्या है आपको तो 199 वाली पीडीएफ लेकर के उसकी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। उसको तैयार करने के बाद में आप में अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी पेट में रक्तस्राव होने से खून की उल्टी भी आ सकती हैं। पेशाब या मल में खून दिखना, मल का काला होना नवजात शिशुओं में, मस्तिष्क के भीतर या फिर आसपास जो है जानलेवा रक्तस्राव होने से वो ब्रेन हेमरेज वाली समस्या आ जाती है, ठीक है। ये सारी समस्याएं विटामिन के की कमी की वजह से होती हैं। विटामिन से 3 से 4 प्रश्न आज पूछे गए हैं। विटामिन अच्छे से पढ़ करके जाना। जिन्होंने नोट्स ले रखा है उसमें विटामिन का टॉपिक हमने पोषण वाली जो थ्योरी की नोट्स है उसमें करा रखा है, पूरा डिटेल में विटामिन समझा दिया है। उसके बाद नीचे एक जो है चार्ट बना दिया है, उसमें हमने विटामिन को शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ने का टाइम तो डिटेल में पढ़ लीजिए, लेकिन मान लीजिए कल ही आपका एग्जाम है तो ये चार्ट जरूर पढ़ करके जाना। सब कुछ वहां पे दिया भैया, वो नोट्स सफिशिएंट है सबके लिए, ठीक है। चलिए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। चलिए विटामिन B9 के बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं। और भैया जिन लोगों का कल से एग्जाम है, कल से सुपरवाइजर के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो भैया सुपरवाइजर वाली जितनी भी दीदी हैं, ठीक है ना, अब महिला कार्यकर्ता वाला दीदी लोगों ने भेजा नहीं भेजा तो नहीं भेज पाए, वो उनकी समस्या है। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग प्रश्न जरूर भेजना। आप लोग प्रश्न भेजेंगे तभी हम एनालिसिस की वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे आज आप इंतजार कर रहे हैं वैसे कल आपके प्रश्नों का कोई और इंतजार कर रहा होगा। इसलिए अपने प्रश्नों को एग्जाम सेंटर से निकलने के 1 घंटे के अंदर अंदर जरूर भेज दीजिएगा। क्या करना है भैया, ऑटो में बैठे निकाला, व्हाट्सएप पर शुक्ला सर का नंबर सेव है, उस पर आपको मैसेज करते जाना है। नंबर है 7052544703, ठीक है। जैसे आज उन लोगों का नाम बोला गया है वैसे आपका भी नाम बोला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर भेजना, ठीक है। चलिए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। रासायनिक नाम आपसे पूछे जा रहे हैं बहुत सारे विटामिन के, अच्छे से पढ़ कर जाना है। इसे फॉलेट या फिर फोलासिन भी कहा जाता है, ठीक है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। ध्यान रखना, आगे आपसे जो प्रश्न बनेगा ये प्रश्न जरूर बनेगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। एक ट्रिक बता दे रहे हैं, 3 शब्द है। वो कहते हैं कीड़ा याद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं करना भैया। 3 शब्द याद रखो, WBC, बस। W माने वाटर, वाटर में कौन कौन सा घुलनशील है, विटामिन B और विटामिन C, 2 याद कर लिए। इसके बाद में कोई भी विटामिन हो वो वसा में घुलनशील होगा। तो कहाँ हम कीड़ा फीड़ा याद करें, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। WBC याद रखो, आपको पहले से भी याद होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स याद है WBC, तो बस WBC दिमाग में रखो। W माने वाटर, तो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन B और विटामिन C। B कॉम्प्लेक्स सारा जो है जल में घुलनशील होगा और विटामिन C जल में घुलनशील होगा। इसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो सारे वसा में घुलनशील होंगे। हो गया क्लियर। अब ये प्रश्न आगे बनेगा तो करके आओगे ना, करके आना, ठीक है। क्या पता आज पूछा भी गया हो तो कुछ लोगों को नहीं याद रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो कह रहे हैं सुपरवाइजर वाली दीदी लोग जरूर भेजना, आप लोगों का तो दिमाग वैसे भी तेज होता है, ठीक है। चलिए, हाँ कहाँ आ गया, ठीक है। फॉलिक एसिड के बारे में कुछ जरूरी बातें देख लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो यह विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा होता है। यह सिंथेटिक रूप से भी बनाया जाता है, यानी आर्टिफिशियली बनाया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थों में इसे मिलाया जाता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में फॉलिक एसिड लेना चाहिए और डॉक्टर्स के द्वारा फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, पीले कलर के पत्ते में आती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं ये भी देख लीजिए। तो एनीमिया, लाल जीभ और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं अगर फॉलिक एसिड की कमी शरीर में होती है, विटामिन B9 की कमी होती है तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। चलिए, विटामिन C आज सुबह भी पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में ही पूछ लिया है। देखो, तो विटामिन C से कौन सा रोग हो जाता है, कमी से बता देते हैं। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह एक त्वचा संबंधी रोग है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, ध्यान रखना, आंवला हो गया, खट्टे फल हो गए, जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, ये सारे विटामिन C के स्रोत होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा अगली शिफ्ट में, ठीक है। तो देखिए, विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, यह गंभीर स्थिति है। विटामिन C की कमी के अन्य लक्षण कौन से हैं, तो सुबह आपको हमने सब कुछ पढ़ा दिया भैया। मसूड़ों में खून आ जाता है, ठीक है, चोट लग गया तो रक्तबंधन नहीं होता है, थकान होता है, एनीमिया होती है, घाव ठीक नहीं हो पाता है, त्वचा संबंधी समस्या हो जाती हैं। ये सारी जो है विटामिन C की कमी से होने वाले रोग है, आप पढ़ करके जाना, ठीक है।
बाकी देखो कुपोषण में जो आयोडीन वाला प्रश्न है ये लगातार बन रहा है कुपोषण में। कुपोषण से 2 प्रश्न आ रहे हैं, मेरास्मस, क्वासियोरकर, आयोडीन, ये तो बराबर आ ही रहा है और तीनों हमने आपको करा रखे हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ करके जाना, ये तीनों रोग में से एक ना एक आपके एग्जाम में भी टकरा जाएगा। आज पूछा था आपका सेकंड शिफ्ट में घेंगा रोग किसकी कमी से हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग नामक जो रोग है वो हो जाता है। इसी को गलगंड कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, सुबह भी आपको हमने बताया था। तो आयोडीन की कमी से कई रोग हो सकते हैं, जैसे कि घेंगा हो गया, आज घेंगा पूछ लिया है, कल आपसे हाइपोथायराइडिज्म पूछ सकते हैं, बांझपन पूछ सकते हैं, क्रेटिनिज्म वाला इससे पहले पूछा जा चुका है, इसी को हम वामनता कहते हैं। जब बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसे हम वामनता कहते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मतलब कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा बहुत ज़्यादा आयोडीन निकाला जाता है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, जो अम्ल है, जो एसिड है वो निकाला जाता है, तो इसको हाइपोथायराइड कहते हैं। अभी आगे देख लेते हैं। देखो घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से होने पर थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, इसे हम घेंगा रोग कहते हैं। गले में जो है, मान लीजिए ये गला है किसी व्यक्ति का, ठीक है, अब ये व्यक्ति कौन है मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, जो भी हो आप समझ लेना। तो ये गले में इसके क्या होता है, फोड़ा टाइप का ऐसे निकल के लटक जाता है, इसी को घेंगा रोग कहा जाता है। पहले प्रचार भी इसका आता था टीवी पे बहुत। दो, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय हो जाती है। थायराइड ग्रंथि क्या करती है, बहुत कम जो है हार्मोन्स निकालती है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइड में हो जाता है। और जब ये अधिक अधिक जो है हार्मोन निकालने लगती है तो क्या होता है, तो हाइपर थायराइड हो जाता है। दोनों आपको बता देते हैं, याद रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है। बांझपन, आयोडीन की कमी से पुरुषों और महिलाओं दोनों में बांझपन की समस्या हो सकती है। क्रेटिनिज्म अभी हमने आपको बता दिया, अगर क्रेटिनिज्म की समस्या हो गई तो बौद्धिक अक्षमता हो जाएगी, बच्चे में बधिर हो जाएगा, सुन नहीं पाएगा, मूकता हो जाएगी, मोटर स्पेसिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो जो आयोडीन वगैरह टाइम टू टाइम सभी लोगों को लेते रहना चाहिए। अभी आपके एक्ट से प्रश्न नहीं पूछे गए इस शिफ्ट में, सुबह वाली शिफ्ट में भी एक आध प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन सुपरवाइजर में एक्ट के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो जो हमने एक्ट वाली पीडीएफ दे रखी है अधिनियम वाली, वो एक्ट वाली पीडीएफ आपको पढ़ करके अच्छे से पढ़ करके जाना है। 199 में जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं, आज सुबह एक भाई ने कमेंट किया सर 199 में क्या क्या मिल रहा है ये तो बता दो। देखो भैया 199 की जो नोट्स हैं उसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, चारों सब्जेक्ट की, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर की नोट्स भी अलग से मिलेंगे, ठीक है, इसी में मिलेंगे। उसके बाद में चारों सब्जेक्ट के 10-10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। उसके बाद में 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं, वो सातों ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा मेन टॉपिक पर हमने टॉप 100 प्रश्नों की सीरीज करा रखी है, वो सभी टॉप 100 प्रश्नों की पीडीएफ आपको मिलेगी। जैसे कि अधिनियम हो गया, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, मुख्य योजनाएं हो गई, तो ये सारे टॉपिक पर हमने कंप्यूटर के 2-2 वीडियो पीडीएफ हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये सारे हमने टॉपिक करा रखे हैं, इस पर टॉप 100 पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा सुपर मैराथन हमने लास्ट में कराई थी, सुपर मैराथन, तो सुपर मैराथन की भी पीडीएफ मिलेगी। इतनी सारी पीडीएफ आपको 199 के अंदर मिलेंगी, तभी तो कह रहा है ये कंप्लीट पैकेज है। इसको कर गए तो बस कर गए भैया, ठीक है ना। इसको करके जो गया अच्छे से, वो 170, 160, 165 ही टच कर रहा है, उसके नीचे बात कर नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है भैया। चलिए भैया, विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया था, तो देख लीजिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। यह भी एक बी विटामिन का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। थायमीन के फायदे देख लीजिए, यह भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का काम करता है, और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में यह हमारी मदद करता है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न देखो, पीडीएफ में कराया था ना, प्राथमिक उपचार किट में क्या क्या होना चाहिए, बैंडेज वगैरह हमने आपको बताया था। देखो आज ये प्रश्न आपको देखने को मिल गया है। देखिए प्राथमिक उपचार किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, उसमें से लास्ट ऑप्शन था उपरोक्त सभी, और वही आपका आंसर था। दिमागी समझ वाले जितने प्रश्न आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर उपरोक्त सभी वाला आंसर है। अब ये मत कह देना कि शुक्ला सर ने बताया था तो उपरोक्त सभी हम लगा के चले आए। भैया क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, पता चला क्वेश्चन में नहीं दिया गया है और तुम उपरोक्त सभी लगा कर चले आए, उसके लिए भी हमको माफ़ करना भैया, ठीक है ना। हम ये भी नहीं कह रहे नहीं वही लगा कर आओ। तो देखो प्राथमिक उपचार किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो अल्कोहल या एंटीसेप्टिक पैड, अब ये अल्कोहल वो वाला अल्कोहल नहीं है जिसको पी करके टुल्ल हो जाते हैं, ठीक है, वो अल्कोहल नहीं है, ठीक है। तो अल्कोहल यानी जो आपका घाव वगैरह धुलने के लिए जो चीज़ें होती हैं ना, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बैंडेड्स होना चाहिए, ठीक है, जिसे हम बैंडेज कहते हैं। कपास की गेंदें और क्यू टिप्स होनी चाहिए, कपास की गेंदों का मतलब है रुई वगैरह होना चाहिए। लोचदार पट्टियाँ होनी चाहिए, जो सफ़ेद वाली पट्टियाँ होती हैं। चिपकाने वाली पट्टियाँ होनी चाहिए। गर्म और ठंडे पैक होने चाहिए। चिकित्सा टैप, बांझ, पानी या खारा स्प्रे, छोटा सा कंटेनर भी आपके पास में होना चाहिए, जिससे कि घाव अगर लग गया उसको धुल सको, ठीक है।
साबुन होना चाहिए, हाथ प्रक्षालक डिस्पोजल, नॉन लेटेक्स दस्ताने वगैरह होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्राथमिक उपचार किट में होनी चाहिए। ये प्रश्न आगे बनता ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आप अच्छे से देख लीजिए। आगे ये प्रश्न फिर से आपसे टकराएगा तो फिर हम आपको करा देंगे। चलिए, एनआरएचएम से पूछा था, एनआरएचएम की स्थापना कब हुई थी? रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ? देखो पहले वाले पेपर में कराया था, फर्स्ट वाले में, देखो फिर से आ गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम की स्थापना 12 अप्रैल 2005 को हुई थी। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की थी। इसके उद्देश्य क्या थे? हमने आपको एनआरएचएम भी बताया था, एनआरयूएम भी बताया था, जो अर्बन के लिए होता है, जो ग्रामीण होता है, दोनों के बारे में बता दिया था। आज आपसे ग्रामीण पूछ रखा है, देखो। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आबादी को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना, यह एनआरएचएम का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है भाई, चलिए सामान्य ज्ञान की ओर चलते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न पूछा गया था, टिटनिस का टीका पूछ लिया है, और टिटनिस से बता रहे हैं कि सर टिटनिस से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब वो दीदी को याद नहीं थे, एक आध क्वेश्चन याद था तो उन्होंने बता दिया, लेकिन टिटनिस को हम अच्छे से कर लेंगे। टिटनिस की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीडी का टीका लगाया जाता है, जिसे पहले हम टीटी कहते थे, अब जो है इसे हम टीडी कहते हैं, टिटनिस डिप्थीरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो टिटनिस की रोकथाम के लिए इतने सारे टीके लगाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? डीटीएपी है, डीटी है, टीडैप है, टीडी जैसे टीके लगाए जाते हैं। अब ऑप्शन में आप देख लेना कौन सा इनमें से दिया गया था। ये टीके डिप्थीरिया और पर्टुसिस के साथ में लगते हैं, ठीक है ना। तो यही इसीलिए इसके अलग अलग नाम हो गए, डिप्थीरिया, टिटनिस, पर्टुसिस। केवल डिप्थीरिया, केवल टिटनिस, ठीक है, टिटनिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, तो ये तीनों टीके एक साथ में लगाए जाते हैं, इसलिए हम डीटीपी का टीका कहते हैं, डिटनिस कह रहे हैं, डिप्थीरिया, टिटनिस, पर्टुसिस। ठीक है, तो डीपीटी का टीका या फिर डीटीपी का टीका भी कहते हैं। तो ये सारे एक साथ में लगते हैं। चलिए, खुराकें देख लीजिए, खुराकों से प्रश्न पूछा जाएगा। बच्चों को 7 साल से पहले डीटीएपी की टीके की 5 खुराकें लगनी चाहिए। कब कब लगती हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए कब, 2, 4, 6 और 15 से 18 महीने की उम्र में, 4 से 6 साल की उम्र में दी जाती है। ठीक है, कब कब दी जाती हैं? 2, 4, 6 महीने में, 15 से 18 महीने में और 4 से 6 साल की उम्र में ये टीके लगाए जाते हैं। वयस्कों और किशोरों को हर 10 साल में डीटीएपी का यानी टिटनिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस या फिर डीटी का टीका, बूस्टर टीका लगवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये सारी समस्याओं से जो है सामना ना करना चाहिए, ना करना पड़े। 10 साल इसकी मियाद होती है, 10 साल तक ये टीका आपको बचाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं भैया। गर्भावस्था के दौरान देखभाल कैसी की जानी चाहिए? दिमागी समझ पर आधारित, मानसिक समझ पर आधारित बहुत प्रश्न आए हैं आपके, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो भी अपना दिमाग ठंडा रखेगा, हमने कहा था ना दिमाग को लेकर के जाना है, चाहे उल्लू बनाओ, पागल बनाओ, लालच दो, कुछ भी दो, कि भैया अगर तेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना तो तुझको हम मोबाइल दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी करो, लेकिन इसको लेकर के जाओ। आज तुम्हारे बहन को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मेरे दिमाग भाई, मेरे साथ में सेंटर के अंदर चल, ठीक है, कैसे भी लेकर के जाओ, क्योंकि दिमागी समझ पर लगभग आधा पेपर दिमागी समझ पर ही आ रहा है। ठीक है, देखिए, तो गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से मिलें। इसमें प्रश्न कुछ इस तरह का पूछा गया था कि इनमें से कौन सा काम गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए? आपको अच्छे से करा रखा था ना, शराब नहीं पीनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ये सब करा रखे थे ना, वही प्रश्न आज आपका यहाँ पर बना है। देखो, इन बातों का ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, पर्याप्त रूप से आराम करें, तनाव का प्रबंधन करें, यानी आपको तनाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं से बचें, यही प्रश्न आज आपका पूछा गया था। ठीक है, कैफीन का सेवन सीमित करें, कहा था ना, चाय वगैरह ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रहें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, नियमित रूप से व्यायाम करें, अनुशंसित सीमा के भीतर वजन बढ़ाने की कोशिश करें, जो वजन बताया गया है उतना वजन बढ़ाने की आपको कोशिश करनी है। सारे प्रश्न करा रखे हैं, सारे प्रश्न PDF में मिलेंगे, जो हमने करा रखे हैं वही देखिए यहाँ पर सेम टू सेम पूछा जा रहा है। चलिए, MS वर्ल्ड के 2 प्रश्न आज आपके पूछे गए थे। MS वर्ल्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और आपका इंटरनेट, इन सब की एक साथ में हमने PDF दे रखी है, टॉप 100 की कंप्यूटर की, वही पढ़ करके चले जाना, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा, सारे प्रश्न उसी में से आएंगे, ठीक है ना, वो 199 के साथ में मिलेगी। अब देखिए, सर्च इंजन से प्रश्न पूछा गया था। सर्च इंजन आपको बताया था, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जिसकी मदद से आप कोई भी चीज़ ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, वो सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन से एक प्रश्न आया था, सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? ये पूछा गया था। Ctrl+S दबा दीजिए तो सेव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं मैथ की। तो मैथ के 5 से 6 प्रश्न ही आ रहे हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना, और बिल्कुल लड्डू प्रश्न आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लड्डू, ठीक है ना, लड्डू प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि हमने 10 रुपए में 10 टॉफियाँ मिलती हैं, बताइए 5 रुपए में कितनी टॉफियाँ मिलेंगी? इस तरह के लड्डू प्रश्न आ रहे हैं। आराम से जाना, चुपचाप और लड्डू को खा करके और चुपचाप चले आना, किसी को बताना नहीं कि हमने मैथ के पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं।
तो एवरेज का प्रश्न आ रहा है, वही बोल देंगे बताइए कि 10, 12, 15, 16 इनका एवरेज कितना होगा। अब जोड़ करके उतने का डिवाइड दे दो, एवरेज निकल करके आ जाएगा, है ना। परसेंटेज का एक प्रश्न है। सिंपल इंटरेस्ट का आपको ट्रिक बता रखी है सिंपल इंटरेस्ट की, ज़्यादातर पीआरटी वाला सूत्र लगता है, पीआरटी अपॉन 100 लगा करके आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। मैथ को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए। T20 सीरीज करा रखी है, उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि T20 की कोई पीडीएफ देने का मतलब नहीं है। सेम टू सेम वैसे प्रश्न थोड़ी आ जाएंगे, लेकिन वीडियो देख लेना। T20 सीरीज बाय शुक्ला सर सर्च करना, आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसमें 20-20 प्रश्न हमने मैथ और रीजनिंग के करवाए हैं, आप लोग देख लेना। बाकी रीजनिंग 5 नंबर की रीजनिंग आई है, सीरीज के 2 प्रश्न हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। ABCD के नंबर अच्छे से याद करके जाना, फिर से बोल रहे हैं बार बार। अब ये प्रश्न आ क्या रहे हैं वो कल आप लोग भेजना, ठीक है ना। अब देखो महिला कार्यकर्ता लोग इसको नहीं भेज पाई हैं, आप लोगों से उम्मीद है, निवेदन है, ये प्रश्न जरूर भेजना, देख करके आना कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से भी एक प्रश्न आज आपका पूछा गया है। चलिए बालक शिक्षा एवं देखभाल से देख लेते हैं, बाल विकास से पिछले बालक से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ करके जाना। किशोरावस्था का टाइम, आज सुबह आपसे बाल्यावस्था पूछ रखा था, शाम को किशोरावस्था पूछ रखा है। 2 से 10 साल तक बाल्यावस्था होती है, 12 साल भी मान सकते हैं, और 10 से 19 साल तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी किशोरावस्था के बारे में देख लीजिए। तो किशोरावस्था का समय आमतौर पर 10 से 19 साल का होता है। यह जीवन का अहम दौर है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक विकास तेजी से होता है। किशोरावस्था की खास बातें क्या है, आपको बोला तूफान की अवस्था है भैया, अपने आप कोई कुछ भी मान लगते हैं, मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब मानने वाला कौन सी एज होती है, किशोरावस्था होती है। 4-5 दोस्त बना लिए, अपने आप को डॉन समझने लगे, ठीक है ना। तो देखो यह बचपन से व्यस्तता में कदम रखने का संकेत है। इस दौरान सामाजिक उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यानी कि वही खून गर्म, ठीक है ना, और साथियों के साथ बातचीत करने की जरूरत बढ़ जाती है। अब ये साथी कौन हो सकते हैं, आप अपने आप समझ सकते हैं। आगे बढ़िए। समावेशी शिक्षा से प्रश्न आ रहे हैं भैया, कितनी बार आपको समावेशी शिक्षा करा रखा था। एक ही छत के नीचे अलग अलग प्रकार के बालक, चाहे वो विकलांग हों, किसी भी देश से आए हों, किसी भी क्षेत्र से आते हों, एक ही छत के नीचे इतने सारे अलग अलग कैटेगरी वाले बालकों को पढ़ाने की जो शिक्षा होती है, इसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। और इस प्रकार के विद्यालय को समावेशी विद्यालय कहते हैं। यही प्रश्न आपका घुमा फिरा करके पूछेंगे, आपको हमने समझा दिया है, आप आसानी से सॉल्व करके आ जाएंगे। समावेशी शिक्षा समझ गए, समावेशी स्कूल समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, ये आपका फर्ज है। गत्यात्मक विकास से प्रश्न पूछा गया था। देखिए तो शारीरिक विकास को संदर्भित करते हुए किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने की क्षमता के विकास को ही हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक विकास कहते हैं। कोई भी कार्य है आप आसानी से बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो गत्यात्मक विकास कहेंगे। यह मांसपेशियों के इस्तेमाल से जुड़ा है। गत्यात्मक का बोला था हमने, आप रनिंग कर रहे हैं, आप एथलीट हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें मांसपेशियों का यूज हो रहा है, तो हम उसे गत्यात्मक विकास कहेंगे। अच्छे से समझा रखा है, आप ऑप्शन में देख लेना, आप आराम से सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। शिशुओं से लेकर के वयस्कों तक लगातार इसका विकास होता रहता है। आपसे कहा था बालक जन्म लेता है और जब बालक यहाँ से जाने लगता है तब तक बालक कुछ ना कुछ सीखता है, यानी गत्यात्मक विकास उसके जीवन भर चलता रहता है। चलिए, क्रिएटिव बच्चे से एक से 2 प्रश्न आ रहे हैं, उसको आप लोग देख लेना। प्रबंधकीय कौशल भैया, पैराग्राफ से 7 से 8, 9 प्रश्न भी पैराग्राफ के आ रहे हैं। सिंपल पैराग्राफ आ रहा है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गैर मौखिक संचार से आज 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो चलिए, गैर मौखिक संचार क्या होता है अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको मज़ा भी आएगा इसमें, ठीक है। देखो, गैर मौखिक संचार का मतलब है बिना बोले शब्दों के जरिए भावनाओं, विचारों और इरादों का आदान प्रदान करना। इसमें चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, मुद्राएं, आंखों का संपर्क और आवाज़ का लहजा शामिल होता है। इसको तो आप अच्छे से जानते हो, ये आप हो, ये वो हैं, ठीक है। अब क्या है, आप जा रहे हो मिलने के लिए, वो भी जा रहे हैं मिलने के लिए, आपने इशारों में सारी बातें समझा दी, तो क्या किया आपने, गैर मौखिक संचार किया। ना तो आपने कुछ कहा, ना उन्होंने कुछ कहा, और सारी बातें हो गई। तो हम इसको क्या कहते हैं, गैर मौखिक संचार कहते हैं। एक एग्जाम्पल आपने हिंदी में पढ़ा होगा, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पले टारत नहीं। आपको सर इसमें आप हिंदी पढ़ाने लगे हो, अरे MPSI का आने तो हिंदी ऐसी करा देंगे आपकी, एकदम टन हो जाएगी हिंदी, ठीक है। तो वहां भी क्या हो रहा था कि राम जी के रूप को सीता जी देख रही हैं और बिना कुछ बोले ही सारी बातें हो जा रही हैं, ठीक है। तो राम सीता में जो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है वो गैर मौखिक संचार का उदाहरण हो जाएगा। आगे समझ में, अब तो समझ में आ गया होगा ना भैया, हिंदी पढ़ा दिया, इसमें और क्या करते हैं अब, ठीक है ना। चलिए, अब देखो कुछ एग्जाम्पल। गैर मौखिक संकेत जो होते हैं सचेतन या अचेतन रूप में भेजे जा सकते हैं।
यह हम सभी हर समय गैर मौखिक संचार का इस्तेमाल करते हैं। मन ही मन में अपने आप से बातें करते रहते हैं, अरे अगर इंडिया जीत जाता तो क्या मज़ा आ जाता, अगर 199 वाली पीडीएफ हम पूरी याद कर लेते, कंप्लीट कर लेते तो क्या मज़ा आ जाता, हमारे भी 172 165 नंबर आ जाते। ठीक है ना? तो ये सारी बातें अपने मन में गैर मौखिक रूप से कर रहे हैं, दूसरों से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बोल नहीं रहे हैं, तो गैर मौखिक संचार हो जाएगा। ठीक है? अब आगे आपसे इसका उदाहरण पूछ सकता है, तो उदाहरण आपको देख लेना है। जैसे कि पूछेगा इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है या है, तो देखो चेहरे के भाव ये हो जाएंगे, मुद्राएं, आंखों का संपर्क, शरीर की भाषा, हाव भाव, आवाज़ का लहजा, स्पर्श, ये सारे जो है वो गैर मौखिक संचार के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे कि एक जो है, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, और उसको अपने दोस्त को बुलाना है और उसको जाना है कहाँ, वहीं जाना है, ठीक है, जहाँ पर शाम को पी करके टुल्ल हो जाते हैं। अब वो इशारों में ही कह देगा, ओ भाई, और अंगूठा दिखा दिया, ओ भाई, ओ, इसने भी सीख लिया, हाँ भाई ठीक है जाते हैं। तो क्या हुआ, गैर मौखिक संचार हुआ, इशारों इशारों में उसने अपनी सारी बातें दोस्तों को बता दी और वो सारे दोनों दोस्त मिल करके और निकल गए। ठीक है ना? तो ये सारे उदाहरण गैर मौखिक के होते हैं। भाई बुरा मत मानना, देखो हम इसलिए आपको ऐसा समझाते हैं जिससे कि चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है ना? नहीं तो फिर रट्टा मार वाली बात हो जाएगी, फिर वहाँ जाके भूल जाओगे, क्योंकि हम कह रहे हैं ना दिमाग को अपने साथ में लेकर के जाना है, फिर रट्टा मार हो जाएगा तो रट के ही रह जाओगे, वहाँ फिर आएगा नहीं। ठीक है ना? आईसीपीएस योजना आपसे पूछ ली गई थी, आईसीपीएस के बारे में देख लीजिए। एकीकृत बाल संरक्षण योजना इसका फुल फॉर्म होता है, एक केंद्र सरकार की योजना है। इसका मकसद बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें देखभाल और संरक्षण देना है। इस योजना के तहत बच्चों के लिए आश्रय, प्रयोजन, पालक देखभाल, गोद लेने, देखभाल सेवाएं दी जाती हैं। 26 फरवरी 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी। डेट भी आपको याद रखना है। कल आपसे आईसीडीएस पूछा था, आज आपसे आईसीपीएस पूछ लिया। ठीक है, चलिए। मोबाइल संचार से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 3G 4G 5G क्या होता है, मोबाइल से संचार क्या होता है, किस तरह का होता है, तो सुबह ही बताया था, द्विदिशीय संचार होता है। आप भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ से मैसेज आ सकता है, वीडियो कॉल पर बात हो सकती है। ये सब हमने आपको पीडीएफ में करा रखा है, अच्छे से पढ़ करके जाना। नेतृत्व से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, नेतृत्व, संचार, समुदाय, यहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, ये सब कुछ आपको हमने समझा रखा है। ठीक है, एक बार मैराथन जरूर देख लेना, जो भी सब्जेक्ट में आपको समस्या आ रही हो उसकी मैराथन देख लेना। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, महिला पर्यवेक्षक फ्री क्लास के नाम से, वहाँ पर जाकर के जिस भी सब्जेक्ट में समस्या हो उसकी मैराथन देख लेना। चलिए, पूछा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई। देखो पंचवर्षीय योजना से प्रश्न अभी नहीं आए हैं, कल से आएंगे, क्योंकि कल से सुपरवाइजर का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। उद्देश्य पढ़ करके जाना, पंचवर्षीय योजना की जो पीडीएफ दे रखी टॉप 100 की, अच्छे से पढ़ करके जाना। देखो भैया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाने और उपलब्ध कराने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण मई 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015 में चालू की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, 2014 में ये बात की गई थी, एक्ट बनाया गया था, 2015 में शहर में, 2016 में गांव में शुरू की गई। ठीक है, 2025 का लक्ष्य रखा गया था, आपको बता रखा है 2025 तक सभी के पास में पक्के घर होंगे। अब हुए हैं नहीं हुए हैं वो तो आप सबको पता है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे जो कि हमने आपको बता दिए हैं। आपसे निवेदन है, अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में एग्जाम सेंटर से निकलने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर सेंड कर दीजिएगा मेरे भाई। आपसे निवेदन है, मेरी बहन आपसे निवेदन है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर मैसेज करके आप अपने नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो मैसेज करोगे, पूछोगे सर क्या है, कैसे है, दिखा दो, नोट्स का फोटो भेज दो, तो इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमको पीडीएफ भेजनी रहती है। ठीक है, आपको बता रखा है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, सबको पीडीएफ भेजते हैं। ऊपर आपको हमने प्रूफ भी दिखा रखा है, जिनके 165 172 175 नंबर आ रहे हैं उन सब ने शुक्ला सर की पीडीएफ ले रखी है, पढ़ रखी है। ठीक है, ये हमारा फेसबुक पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से, इसको ज्वाइन कर लेना। अभी रात में 3-4 आर्टिकल हम इसमें डाल देंगे, जो मेन आर्टिकल्स हैं आप उनको पढ़ करके जरूर जाना। ठीक है, सिल्वर प्ले बटन वाला अपना प्रोफाइल लगा होगा, 1.4K के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, और नोट्स को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया, समझ लीजिए आपके पास नोट्स आ गए। दिन में नहीं भेज पाए तो रात को भेज देंगे, लेकिन नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे और आज ही पहुंच जाएंगे, दूसरा दिन हम नहीं लगने देंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना नोट्स को लेकर के। बाकी नीचे कमेंट करने वाले कमेंट करेंगे, सर ये क्वेश्चन नहीं थे, ऐसे थे वैसे थे। अब क्वेश्चन कौन कौन से आए थे हमने आपको बता दिया। अगर टॉपर्स लोग प्रश्न भेज रहे हैं तो फर्जी नहीं भेजेंगे, 3-3 4-4 लोगों से वेरीफाई करके तब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो जो भी नीचे कमेंट करे आप खुद जवाब दे देना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा हमारा वीडियो लेट आता है, लेकिन परेशान नहीं होना, वीडियो आएगा जरूर, भले ही लेट आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।